Good evening everyone present here. Myself संगीता खरे. मैं आप सभी का आज इस विशेष दिन पर कारगिल विजय दिवस पर आप सभी का स्वागत करती हूँ. हमारे बीच में उपस्थित हमारे माननीय अतिथिगण, हमारे मेंटर जो एक नई पीढ़ी को डिफेंस सर्विस में जाने के लिए लगातार अपने प्रयास से उनको आगे बढ़ाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे हैं. हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं ऑनरेबल वाइस चांसलर दिलीप दोरैया सर, मेंटर कर्नल रिटायर्ड कर्नल अविनाश मुले सर, डॉक्टर करबंदे सर, प्रसन्ना सर एंड अवर अदर रिस्पेक्टेड गेस्ट ऑल्सो. और हमारे बीच में उपस्थित हमारे सभी जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मैं उन सबका भी यहाँ पर स्वागत करती हूँ. इस संध्या पर आज वह दिन है जो हर भारतीय को गौरवान्वित करता है. हमारे लिए एक सबसे महत्वपूर्ण दिन आज कारगिल विजय दिवस, ऑपरेशन विजय दिवस के नाम पर रखा गया है. 26 जुलाई 1999 को भारत ने सफलतापूर्वक पाकिस्तान के खिलाफ कारगिल युद्ध को जीता. 26 जुलाई को समाप्त हुए 60 दिन से अधिक दिनों तक चलने वाला यह कारगिल का युद्ध लड़ा गया था. 21 साल पहले भारतीय सेना ने कारगिल में उन सभी भारतीय चौकियों को फिर से कब्जा कर लिया था जिन पर पाकिस्तान के घुसपैठियों ने पहले से कब्जा कर रखा था. स्वतंत्र भारत के इतिहास में कारगिल युद्ध को भारतीय सेना द्वारा किए गए भयंकर और सबसे बहादुर ऑपरेशन के रूप में याद किया जाता है. 527 भारतीय सैनिकों ने कारगिल युद्ध में अपनी जान गंवा दी थी. उनकी शहादत को याद करते हुए इस संध्या पर हमारी ओर से उनके लिए एक श्रद्धांजलि और इस दिन को और विशेष रूप से बनाने के लिए हमारी युवा पीढ़ी को इनकी शहादत का फिर से एक आभास करवाने के लिए और उनको प्रेरित करने के लिए इस संध्या पर इस प्रोग्राम का आयोजन किया गया है. प्रसन्ना प्रयास CDS एक ऐसा मिशन है जो प्रयासरत है अनुभवी उन मेंटर्स के द्वारा जो चाहते हैं कि जनरेशन उसी तरीके से आगे आए और अपने इस देश के लिए काम करे. इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए इन व्यू ऑफ कारगिल दिवस, Prasanna Prayas has planned to celebrate the glorious victory achieved by our armed forces and to motivate our youth to join the Indian Army, to honor those army forces and to salute those martyrs. We are celebrating this day. In this program, we will be honored to have with us our following very respected guests. Let me introduce very first our chief guest for the program, Honorable Vice Chancellor, LNIP Gwalior Deemed University, Dr. Dileep Doraia sir. He was international hockey player, presented paper in more than 100 national and international seminar and conferences. He was awarded Lifetime Achievement Award at International Conference of Sports Psychology and Yoga at Nagpur 2018 for his outstanding contribution in the field of sports and sports psychology and yoga. Presently, he is providing his valuable services as a Vice Chancellor in LNIP Gwalior, and he is instrumental to bring the highest grade in the NAC for the institute. Here, I must have to mention that his son is also serving in Indian Army as a major. Welcome, Dileep sir. With us, there are our respected guests are there. Our mentor, retired Colonel Avinash Mule sir, Namaskar. and Mrs. Dr. Sandhya Jindurkar madam, and I think I joined Tejasa L. Jagdale sir, Captain Rahul, and Captain Sweta Mende madam also. So I am starting with our honorable chief guest for the program. Dileep sir, kindly motivate our participant, our youth to serve for the nation. Please sir, over to you. नमस्कार, आप सब मेरी आवाज सुन रहे हैं? मेरी आप लोगों को सर आवाज आ रही है?
बिल्कुल क्लियर आवाज है सर। जी सर, यू आर ऑडिबल। पहली चीज तो मैं सबको नमन करता हूँ। कर्नल साहब बैठे हैं, आर्मी ऑफिसर्स बैठे हैं, लेडी आर्मी ऑफिसर बैठी हैं, और मुझे बड़ी खुशी है आप सबसे मिलके, और बाकी जगदाले सर और खरे मैडम, आप सब लोग यहाँ पे हैं, राहुल जी। तो आप, मुझे इसलिए खुशी है कि इस इतने बड़े फंक्शन जो कि हमारी आत्मा में बसा है, कारगिल दिवस, उसके उस पे आपने मुझे अच्छी मुख्य अतिथि बनाया। ये मेरे लिए बड़े गौरव की बात है और मैं बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद करता हूँ। आप सब जानते हैं कि मैं, ये जो फौजी लोग बैठे हैं सामने, रिटायर्ड कर्नल अविनाश जी और बाकी लोग जो हैं, ये लोग तो ऑलरेडी आर्मी के लिए इतनी अपनी जिंदगी को दे रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो इन लोगों को मैं क्या बोलूंगा, लेकिन मैं इनके सामने उतना सक्षम नहीं हूँ। लेकिन हाँ, जो आज का यूथ है उसके लिए उनको मोटिवेट करना बहुत जरूरी है, और जो भारत की जरूरत भी है, हमारे भारतवर्ष को इस समय सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर मैं अपनी बात शुरू करने से पहले आपको एक रामायण का प्रसंग बताना चाहता हूँ। रामायण मैं जब लिखा है कि रावण का वध करने के बाद जब श्री राम ने लंका पर विजय प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने अपने छोटे भाई श्री लक्ष्मण जी को से कहा कि राज्याभिषेक करने के लिए विभीषण जी का अपने सामग्री को एकत्र करो, और जल्दी ही हम विभीषण को यहाँ का लंकेश बनाते हैं और हम अयोध्या वापस चलते हैं। ये बात सुनकर वहां विभीषण जी और सभी लोग श्री राम से लंका में निवास करने का आग्रह करने लगे। इस पर श्री राम ने कहा, यद्यपि स्वर्णमयी लंका लक्ष्मण में न रोचते, जननी जन्म भूमिष्य स्वर्गादपि गर्यसी। यानी हे लंका सोने की है, मगर हे लक्ष्मण मुझे ये अच्छी नहीं लगती है। मेरे लिए मेरी जन्म भूमि ही स्वर्ग से बढ़कर है, और ये सब हमारे लिए, हमारे जो भारतवर्ष की धरती है, हमारी माता है, यही हमारे लिए हमारे स्वर्ण से भी बढ़कर है। 1999 में जब हमारी जन्मभूमि, हमारी मातृभूमि के ऊपर विदेशियों ने, खासतौर से पाकिस्तानियों ने जब कब्जा करने की कोशिश की, और LOC के जो रूल थे उनको तोड़ते हुए हमारे विंटर सीजन में द्रास जैसी जगह में, जहाँ पे खास तौर से -40, -50, -60 टेम्परेचर चला जाता है, वहां पे जब उन्होंने कब्जा करके बैठे, तो उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि ये सब हमने कब्जा कर लिया है। लेकिन हमारे सेना के वीर जवानों ने हर मोर्चे पर हमें जीत दिलाई। कारगिल के कुछ पोस्ट और कुछ जगह ऐसे भी थे जहां लड़ाई करना नामुमकिन था, लेकिन हमारे जवानों ने, हमारे ऑफिसरों ने अद्भुत साहस का परिचय देते हुए रात को भी, वो दिन में छुपे रहते थे क्योंकि वो लोग जो चोटियों पे बैठे थे और नीचे से हम लोग उनके टारगेट पे थे, तो वो रात को उस पर चढ़ाई करते थे, और रात भर उन्होंने करके और दिन में अपने को छिपाते हुए अपनी चोटियों को उनसे वापस प्राप्त किया, उनको बहुत नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने, सेना ने वो कर दिखाया जिसका लोहा आज पूरी दुनिया मानती। कारगिल के अमर शहीदों को मैं नमन करता हूं, क्योंकि और उनके सर्वोच्च बलिदान की देन है कि आज हम सब अपने घरों में सुरक्षित हैं, और अपनी नौकरियां, कारोबार चला रहे हैं और सामान्य जीवन जी रहे हैं। लेकिन उनके बारे में हमारे लिए अपने निछावर करते हैं, अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते हैं, और मातृभूमि के लिए वो वहां हरदम हमको सुरक्षित रखते हुए डटे रहते हैं। ये जो दौर था जहाँ पे ये लड़ाई हुई, वहां पे आप जानते हैं ये सारे फौजी लोग, ऑफिसर्स बैठे हैं, कि मैं भी वहां होके आया, मेरे को लगा, लेकिन जिस तरह मैं तो नीचे था जहां मैं कारगिल, जहाँ पे वो वार मेमोरियल बना है, वहां मैं गया और मैंने वहां की जब गाथा को सुना तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, आंखों में आंसू निकल आए कि किस प्रकार से हमारे साथियों ने, हमारे छोटे छोटे भाइयों ने, जो कि जिनकी उम्र अभी 30 के ऊपर भी नहीं थी, उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया सिर्फ मातृभूमि के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, हम सब सुरक्षित रहें इसके लिए। इसलिए और इतना कम काम था कि जहाँ पे उंगलियां जम जाती है और
जहाँ पे तापमान इतना कम है कि हम हाथ पैर भी जमने लगते हैं, वहां हमारे जवानों ने ना दुश्मन पर ना सिर्फ जोरदार हमला किया, बल्कि चोट खाने के बाद भी उनको पोस्टें उनसे छीनी और पोस्टों पे अपने झंडे को लहराया और अपनी जान देना उन्होंने कबूल किया, लेकिन उनके आगे झुकना कबूल नहीं किया और कभी पीठ नहीं दिखाई। हमारा हर जवान ज्यादा दुश्मनों के लिए काल बन गया, ऐसा उनका जज्बा जो है आखिर और किसी सेना में देखने को शायद नहीं मिलता है। मैं आज देखता हूँ और बड़ा गर्व होता है कि देश ने हमारी सीमाओं पर अपनी नीति बदली है। आज कभी भी पहले हमारा भारतवर्ष पहले हमला नहीं करता है और इधर हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में देश ने अपनी छवि बदली है। आज देश पहले हमला नहीं करता, लेकिन वे हमला करने वालों को कभी माफ भी नहीं करता है, भले उसके ऊपर कितना भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव क्यों ना आए। देश के इन बदलावों को लेकर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आज इंटरनेट के युग के युवा भी देश के बारे में सोचते हैं और उन्हें सोचना चाहिए। उनमें ये भावना दिखने लगी है जो दिखना चाहिए कि हमारी अगली पीढ़ियों तक ये रूप कैसे पहुंचे। और मैं इसके लिए बहुत धन्यवाद देता हूं अपने आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, उनकी पॉलिसीज को, कि उन्होंने हमारी भारतीय सेना को, चाहे वो एयरफोर्स हो, नेवी हो, आर्मी हो, उनको फ्री हैंड दे दिया अपने को इक्विप करने के लिए, बॉर्डर से बॉर्डर कोई भी टेक्नोलॉजी को करने के लिए, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी का वार ज्यादा हो गया है और उन्होंने उनको फ्री हैंड दे रखा है। मजबूती प्रदान की जा रही है हमारी सेनाओं को और उनको एक ये विश्वास दिलाया जा रहा है कि आप जो आगे कर रहे हैं उसके बाद आपका परिवार, आपका बंधुगण सब यहाँ सुरक्षित है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि जिस प्रकार से अभी जो हालात जो बने पिछली बार, उसमें हमारी भारतीय सेना ने चाइना को जिस प्रकार से जवाब दिया है, वो एक बहुत ही देखने लायक चीज है। पूरे विश्व ने इसको देखा है कि भारत की दृढ़ता देखकर चीन को भी घुटने टेकने पड़े हैं, उनको पीछे हटना पड़ा है और इसकी वजह से उनको कंप्रोमाइजिंग स्टेज पे आना पड़ा है। ये सब हमारे जवानों का, हमारे सेना का, तीनों सेनाओं का जज्बा है। मेरा एक सुझाव है यहाँ पे और मैं चाहता हूँ कि इस माध्यम से, जिस आपके माध्यम से मैं बोल रहा हूँ, उसमें एक सुझाव ये है कि जिस प्रकार इजराइल वगैरह के अंदर हर भारतीय जो छात्र है, जो छात्राएं हैं, आजकल तो लड़कियां भी बहुत आगे आ रही हैं और अभी गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है उनको परमानेंट कमीशन देने का भी। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि आजकल हमारी महिलाएं किसी से भी कम नहीं है, हमारे यहाँ की लड़कियां किसी से कम नहीं है, ऑफिसर्स हैं इतने बड़े बड़े। तो उसके लिए मैं ये सुझाव है कि हमारे नए आयामों को खोलना पड़ेगा और जो यूथ है उसको कंपल्सरी आर्मी ट्रेनिंग किया जाए, जिससे कि जब भी जरूरत हो पड़े उनको उनका उपयोग किया जा सके। तथा इस समय हमारे छात्र जो हैं, हमारे जो जवान हैं, जो युवा वर्ग है, उनको भी इस बात पे सोचने पे मजबूर होना पड़े, क्योंकि आप देखिए भारतीय सेना के अंदर बहुत से ऑफिसर्स के पद और वैसे पद खाली पड़े हैं। लोग शुरू में जाने से कतराने लगे थे, लेकिन ये जो भावना कारगिल युद्ध के बाद या अभी जो चाइना का जो कांड हुआ इसके बाद से जो भी जो भावनाएं बनी है, देशभक्ति की लय जो चल रही है इस समय, जो उसका हमें भरपूर अपने युवाओं को उसका समर्थन देना होगा, युवाओं को आगे बढ़ना होगा, युवाओं को मोर्चों पे जाना होगा, ट्रेनिंग करनी होगी, जिससे कि हमारा देश और भारत जो भारतवर्ष है, हमारी माता भारत माता हमारी उसमें सुरक्षित रहे। और मैं आशा करता हूँ कि मेरे इन सुझावों से युवाओं के लिए एक नए रास्ते खुल सकेंगे। और मैं एक बार फिर आप सभी को कारगिल विजय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और अपने वीर जवानों को नमन करता हूँ। मैं एक चीज यहाँ बीच में कहना भूल गया, मैं कर्नल साहब को और बाकी फौजियों को बताना चाहता हूँ कि मैं बड़ा खुशनसीब हूँ, लेकिन अपने आप को मैं बड़ा समझता हूँ कि मेरे घर में 14 लोग हैं, 8 लोग नहीं सर 14 लोग हैं जो आर्म फोर्स ऑफिसर्स में, चाहे वो आर्मी में हो, नेवी में हो, चाहे उसमें हो। मेरा बेटा, मेरा बहन का बेटा भी, यंग जनरेशन जो हमारी आ रही है, ये सब भी कोई कश्मीर में है, कोई लेह में है, हर जगह वो लोग पोस्टेड है, वहाँ जमे हुए हैं और बिल्कुल भी पीछे हटने की इस बारे में सोचते नहीं है। तो ऐसे उसके साथी लोग हैं जो बहुत जज्बे के साथ दिन रात वहाँ मेहनत कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ इसी प्रकार बाकी युवा भी आगे आए और हमारे माता के
मम्मी भारत माता की रक्षा के लिए अपना समर्पण करने को तैयार रहे। मैं एक बार फिर आप सबको बहुत प्रणाम करता हूँ, साधुवाद करता हूँ। कारगिल विजय दिवस की 21वीं विजय दिवस की आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और हमारे वीर जवान जिन्होंने वहां अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको मैं नमन करता हूँ, सल्यूट करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपके इन शब्दों का एक मोटिवेशनल हमारे यूथ के लिए, और रियली आपका जो शब्दों से प्रेरणा। और मैं मैडम एक चीज और बताऊंगा, मेरा बेटा इज अ सिंगल सन ऑफ माइन। यस सर, अकेला बेटा है मेरा। सर ने बताया मुझे। जी सर। मेरा बेटे ने, आपको बिलीव नहीं होगा, मेरे बेटे ने TCS में जब वो शुरू में था, उसको US से ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा था, 6 महीने बाद जाना था। उसने बताया नहीं। जब अप्लाई किया अपने चाचाओं की तरह, अपने भाइयों की तरह, अपने माताजी को बोला कि मैं US से नहीं जाऊंगा, मेरे को यहीं रहना है। तो नए देश में कुछ करोगे क्या? बोले मेरा ये कॉल आया है, मैं SSB बोर्ड के लिए फेस करना है मुझे, मैं जा रहा हूँ। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो हमारे हिंदुस्तान में फेमस है, इलाहाबाद इज अ वेरी टफेस्ट SSB स्टेशन, वहां he went and he was got selected. Out of 283, 3 were selected and he was second of them. So I am very proud of my son. Thank you very much. Yes, you are really a proud father, sir. I must appreciate. और इसके पीछे जो हमेशा सर एक बात बोलते हैं कि संस्कारों का सर बहुत बड़ा महत्व होता है। उस बच्चे की अपब्रिंगिंग ऐसे माहौल में हुई है कि उसको हमेशा से प्रेरणा रही कि उसने TCS जैसी एक बड़ी कंपनी और एक फॉरेन का को अगर उसने देश को चुना है। सर संस्कारों का भी इसमें बहुत बड़ा महत्व है। किसी भी सफलता के पीछे फेसबुक लाइव पर सुना, और आज भी आपने उन्हीं शब्दों से हमारे भी हुए सारे जो बच्चे जो आज सुन पा रहे हैं, जिसके लिए विशेष रूप से प्रोग्राम रखा गया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। मैं आशा करती हूँ कि उनके एक फिर से मन में एक वो उद्देश्य जागेगा कि इसमें कैरियर को नहीं देखना है, कैरियर के साथ साथ आपके अंदर जो एक देश सेवा का जुनून होना चाहिए, वो हमें इन्हीं एक्सपीरियंस से मिलता है। ये प्रयास है इस प्रोग्राम के द्वारा हमारे यूथ जनरेशन तक पहुंचने का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्ड्स। मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर को इनवाइट करने से पहले हमारे बीच में उपस्थित हमारे रिस्पेक्टेड गेस्ट का एक बार इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को देना चाहूंगी। हमारे बीच में हैं डॉक्टर जगदाले सर, MCOM, MPEd, MPhil, PhD, असिस्टेंट प्रोफेसर सिंस 1993, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, नवीरा महाविद्यालय, कटोल डिस्ट्रिक्ट, नागपुर, and associate NCC officer as a captain from 2008, ex NSS officer, program NSS officer 2006 to 2011। सर मैं आपका अपने प्रोग्राम में स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में उपस्थित हैं कैप्टन राहुल भालेकर, प्रेजेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर फिजिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, यवतमाल महाविद्यालय, वर्धा, एंड एसोसिएट NCC ऑफिसर। हमारे बीच में हमारे एक और मेहमान हैं कैप्टन लेफ्टिनेंट श्वेता मेंडे मैडम, डायरेक्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड एसोसिएट NCC ऑफिसर। मैं आप सबका हमारे प्रोग्राम में स्वागत करती हूं। और इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मैं मेरे बीच में उपस्थित हमारे नेक्स्ट स्पीकर, हमारे मेंटर, हमारे बच्चों के लिए जो एक डिफेंस एकेडमी प्रसन्ना प्रयास के लिए अपना एक बहुत ही वैल्यूएबल टाइम डिवोट कर रहे हैं। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अ रियल हीरो, अ ट्रू मोटिवेशन फॉर अवर यूथ अमंग अस इज रिटायर्ड कर्नल अविनाश मुले सर। Excellence is not an act by just it's a habit, and really he has developed that habit. He has joined the Indian Army as a soldier, and during serving Indian Army he completed his graduation, then appeared for CDS exam and became the officer in first attempt. It's really a motivating effect to our generation, those who are listening to this lecture, this program. And retired as a colonel, and during his service he has participated in many challenging operations. So sir, I request you to please motivate our audience, our students who are eagerly waiting to listen you. Over to you sir, Avinash sir. Thank you.
देश के जाबाज सैनिकों की वीरता, शौर्य और बलिदान का प्रतीक 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस पर आप सभी को वंदन कर आज मैं आपको कारगिल की वीर गाथा के बारे में उद्बोधित करूंगा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। First of all, I am thankful to Dr. Karavande sir, Sangeeta ma'am, Prasanna Chaudhary sir, and the complete Gurukul fraternity for giving me this opportunity to talk to you on Kargil, the Vijay Divas. Kargil में जो 30 ऑफिसर्स, 500 जवान शहीद हुए, उनको सुमनांजलि देते हुए मुझे श्री मखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा कविता की आखिरी पंक्तियां याद आ रही है। मुझे तोड़ लेना है मदमाली, मुझे तोड़ लेना है वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जावे वीर अनेक, जिस पथ जावे वीर अनेक। इसके साथ एक छोटा सा फूल जो है वो बोलता है कि जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने के लिए अनेक वीर जाते हैं, उस पर तुम मुझे फेंक देना, ताकि मैं अपना सौभाग्य मान सकूं, मैं उनके पांव के नीचे रौंदा जाऊं। इतनी अच्छी कविता मैंने अपने जिंदगी में पहली बार सुनी थी और मैं उसे याद करता हूं। कारगिल के बारे में बताऊंगा। 8 मई 1999 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कैप्टन इफ्तिकार was holding a post in Kargil. Bakarwals reported the intrusion. From army headquarters, one of the officers had informed the foreign minister. Foreign minister then called on the defense minister, and there was hush-hush all over. Our patrols were captured, tortured, mutilated, bodies sent back. The nation was demanding for the strong response. Again, Pakistan had played foul on Indian soil. I know you all guys have learned and seen everything on the YouTube about the Kargil war. So I'm going to tell you that the seed of Operation Kargil was sowed in 1987 when Brigadier Musharraf was in charge of Operation Attack on Siachen. His attack on Siachen miserably failed, and since that day, he had taken a vow to take over the Ladakh. The Pak forces suffered more than 150 casualties, fatal casualties on that day. So Brigadier Musharraf became a corps commander of 31 Corps, which is located at Skardu behind the Siachen Glacier in 1997 and had planned the Operation Kargil at that time. Because that time our troops were not visiting the forward posts because of there was a turmoil in the valley. His plan was to cut off Leh from rest of India, reinforce Kargil, launch two-prong attack and capture Nubra Valley, weaken Leh garrison and ultimately capture it. He came for the confirmation Reiki in Mashko Valley, Batalik, Kargil and Daras sector in 1997. In thick of winters, those troops, they intruded the Kargil garrison, found Indian side LOC post vacant, plans made, exercises planned, troops acclimatized, secrecy kept to surprise Indian army and the politicians also. Even the Pakistani Prime Minister was not taken into confidence before launching such big operation. That had of course misfired as the international pressure was building on the Sharif government. The corps commander and the army as such had said the situation is local and should be dealt locally. 8th Mountain Division under Major General Puri was moved to Kargil to take over the overall command of Operation Kargil. Enemy was sitting, dominating heights, and the hell was let loose on Indian troops. They could not forward to attack wherever in mountains. It is difficult to attack without the casualties, and hence our troops and officers, they led them from the front, suffered heavy casualties. At this juncture, 155 mm Howitzer, the Bofors guns, had played a crucial role. The 100 guns concept was tried out. At a time
when 100 Bofors gun, 155 mm, were firing at one post, you can imagine the fire of the fury. They fired so much explosive on the mountain post that held by the Pakis, which had resulted in reduction their height by a couple of meters. You can imagine the amount of fire and the amount of explosives which was pumped into the post where the Pakistanis were holding. But still, the Pakistanis was well dug down, and they were very much in defense. But however, our enemy was not vacating the post. They came. There came the attacks by Captain Batra, Manoj Pandey, Captain Vijayan Thapar, Captain Samir Kalia, Captain Hanifuddin, Naib Sudar Chunilal, Sipai R.S. Yadav, and so many brave soldiers of Indian Army. 30 officers, 500 men had to sacrifice their lives for evicting the enemy forces from Kargil and area around. Though we paid heavy price, Pakistan had also lost much more than us in 1999. She lost the face. Sharif was removed, Musharraf became dictator. Kargil had become the graveyard for Pakistani democracy. If I tell you about the complete story of Kargil, it will take so much of time. I had been given so less time for this purpose. Hopefully, we'll join again, and so that I can take a day-by-day account of Kargil operations. At the end, I must tell you that what Bhagwan Shri Krishna told Arjun, Hato va prapsasi swargam jitva va bhokshase mahim tasmat uttishta kaunteya yuddhaya kruta nishchaya. The Indian Army is always ready to take on any challenge, whether Chinese or Pakis or any other country which had the eyes on our land. One of the regiment had got its motto, Veer Bhogya Vasundhara. वीर ही आदमी जो है देश को सुरक्षित रख सकता है. वीरों का हमेशा सम्मान करना चाहिए. इस बात को खत्म करते हुए मुझे एक दो लाइनें याद आई है. शहीदों के विस्मरण से आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी. शहीदों के विस्मरण से आजादी ढलती हुई सांझ हो जाएगी. वीरों की पूजा नहीं करेंगे, वीरों की पूजा नहीं करेंगे तो वीरता ही बांझ हो जाएगी. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. Thank you so much for providing such valuable information to our youth, and your motivating words are definitely going to do the wonder for our new generation. Thank you so much, sir. And definitely we will join again to motivate. Other session here only. अनिल करवंते सर का जो किसी परिचय का इस प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मेंशन करना पड़ेगा. हमारे लर्नर नेट जेआरएफ की पूरी टीम, नेट जेआरएफ के इस परिवार को मैं बताना चाहूंगी कि सर ना केवल 1993 से फ्री गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल्ड प्रोफेशनल को डेवलप करने के लिए. नेट जेआरएफ के एक मिशन में सर का जो योगदान है वो सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है. सर अपनी सेवाएं, जो अपना टाइम है, वो एक अपने यूथ को ग्रूम करने के लिए, डिफेंस के लिए भी बराबर अपना मार्गदर्शन बच्चों को पहुंचा रहे हैं. एक फील्ड वो भी सर का एक जो दूसरा फील्ड है वो है अपने यूथ को ग्रूम करना डिफेंस के लिए. ये हमारी नेट जेआरएफ की इस फैमिली को जानना जरूरी है कि करवंते सर 1993 से आज 30 ईयर तक सिर्फ नेट सेट जेआरएफ तक सीमित नहीं है. उनका मार्गदर्शन हमारे यूथ को किसी न किसी तरीके से उनको प्रेरित करते रहकर उनको आगे बढ़ाना है. मैं स्वागत करती हूँ करवंते सर का कि आपकी वजह से हम सब मेरे गुरु हैं. मैं किसी से भी जो परिचित नहीं थी, आज पूरे परिवार एक स्किल्ड सब लोगों के साथ में हूँ. अच्छा लगता है उनकी प्रेरणा के साथ में. थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग अस एंड टू इंस्पायर अस. हम जैसे बहुत सारे यूथ को आपने कहां से कहां तक अपनी एक प्रेरणा से पहुंचाया है. थैंक यू सो मच सर. अभी मैं इनवाइट करती हूँ प्रसन्ना सर को, जो मेंटर हैं इस मिशन में
CDS के मिशन में डिफेंस एकेडमी का एक प्लेटफॉर्म इन्होंने स्टार्ट किया है। अविनाश मुले सर भी उसके लिए मेंटर हैं, करवंदे सर भी उसके लिए मेंटर हैं। मैं चाहती हूँ इनकी शॉर्ट में इनका एक मैं बच्चों को एक इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। इन्होंने एज ए सोशियोलॉजी लेक्चर एंड इनका जो एकेडमिक है, ही हैज क्रैक्ड द सेवरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स सच एज द CDS एंड CAPF कंडक्टेड बाय UPSC एंड प्रेजेंटली ही इज वर्किंग फॉर द डिफेंस एकेडमी फॉर द CDS प्रिपरेशन। ये गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ कि आप आएं और बच्चों को अपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में विस्तार से बताएं और उनको प्रेरित करें कि वो इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन होकर अपने कैरियर को इस फील्ड में लेकर आगे बढ़ने के लिए खुद से आपसे प्रेरित होकर उनको एक मार्गदर्शन करें। उसको क्या है, कैसे आपने स्टार्ट किया, कौन कौन आपकी टीम में काम कर रहा है, आपका क्या मिशन है। प्लीज सर, ओवर टू यू। Thank you, ma'am. I hope all of you can hear me. You are audible. Yes, sir. Okay. Respected Dilip sir, Shweta ma'am, Sangeeta ma'am, Rahul Bhalekar sir, Jagdare sir, and my both guru, Dr. Anil Karwande sir and Colonel Avinash Mule sir. Before I tell you about the mission Prasanna Prayas, I would like to salute to all the soldiers who have given supreme sacrifice for the nation. And as we are today here celebrating Kargil Vijay Divas only because they have given their supreme sacrifice. Sir, this mission, as Dilip sir has expressed his eagerness that we should train youth to join forces. He has even expressed his views that every man or every youth of this nation should join forces. And even for that matter, the military education should be made compulsory so that we should able to cultivate youth as compared just like the Israelis, so that the youth remain prepared at the time of crisis all the time. Sir, we also agree with you, and there are many such steps are even taken by the government. Recently, we can see tour of duty coming in, wherein youth can join force for 3 years. The government is thinking on this matter and hope it soon get implemented. Prasanna Prayas has got mission, and it is very much backed by our mentor Dr. Anil Karwande sir and Colonel Avinash Mule sir. The mission is to spread awareness regarding joining defense forces, not just spread awareness, but also train them so that they should join those forces. We have been working, getting inspired by our mentors. We have been working day and night, and after COVID-19 we have come on online platform and try to reach to people. To my surprise, within just 2 months we have now motivated youth, 48 motivated youth joined us. They are getting trained. We are keeping them engaged day and night, giving them assignment. And 4 of them are appearing for SSB in next month itself. And this family is increasing day by day with the effort of Colonel Avinash Mule sir, Dr. Anil Karwande sir, and all other faculties who are taking effort to make this successful.
let me tell you how we really go about it. Our session starts in the evening at 8 o'clock and it lasts till 11 o'clock at night. 3 hours. And SSB sessions are conducted by Colonel Avinash Muhe sir. Maths is taken by Dr. Nalil Karwande sir. English we have not yet started, but Sangeeta Khare ma'am is going to commence English portion as well. And many other faculties are joining us to give professional guidance to them. Now here I just want to express that we are different. The mission of Prasanna Prayas may remain same, but the vision is different. We are different from other because we don't take fees. And we are different because our teaching methodology is different. It is unique and it requires a hell lot of time so that we groom each and every student under us. And it is again based on Gurukul system. We believe the mission or the vision is little different than the mission, though the mission is very much part of the vision. Vision of Prasanna Prayas is to develop an education system which will have the essence of old Gurukul system, traditional Gurukul system, and which will have a blend of modern education as well. And we are developing that system slowly. But surely this will develop in no time. And we are of the view that we will give them good leaders in coming days in all aspects of life, so that, and after establishing this, so that the same our education system should adopt the Gurukul system again back. This is what we believe. As far as teaching methodology is concerned, we give topic, people come read up, and then after reading we have discussion, and then discussion, then the expert faculty remain there, and then the particular faculty conclude on that particular topic. So here we are trying to make them self-reliant, because competitive exam cannot be taught by coaching. It has to be done through mentoring, and this is what we believe, and we are doing it. As far as fees is concerned, we believe in taking Guru Dakshina, not the fees. Recently, we have taken decision that we'll take 1 rupee from every student as a token of gratitude as a Guru Dakshina. And the student on himself can give whatever they want to, because even if we want to conduct this, even if we want to manage this entire platform, we do require certain money to technologically upgrade ourselves. So it is up to them, whatever the Guru Dakshina that they will give. It starts from 1 rupee and then it can be whatever the students wants to. This is, and even in our class, there is a mutual respect for a guru and a student, which earlier used to have. A guru do not have to speak about what a guru wants from the student, and student will not have to tell what he wants from the guru. So that's the mutual understanding. That's how the system we want to develop. CDS is just one part of it, and it is being clearly done by under the able guidance and mentorship of Dr. Nalil Karwande sir and Colonel Avinash Muhe sir. Dilip sir, I request you that I know very well that a student from LNIP are
very fit, and they are really fit to join armed forces. And being a part of LNIP, there is no doubt the student coming in that institute is also sound in studies. So cracking them, cracking your student performing in CDS exam better is much easier. So I request that if you give us some good student to us, we will definitely mentor them and guarantee you that some of your student will definitely clear the CDS exam under the able mentorship and guidance of the entire Prasanna Prayas team. I also request other faculties like Rahul sir, Shweta ma'am, please take the cognizance and please spread the word so that we should able to reach to more and more people and provide our services to them. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much, sir. Thank you so much to make the aware the student how to join this platform and how really you are taking so much efforts and providing the free guidance. This is the really the point that we have to note in this time, the 21st century. You are following, even we are following the Guru Sisya Parampara. That is the Gurukul system we are following. So students kindly to take this as a special note, and if you wish to join that, and there is a something like to do something for our country, to join this platform. They are really working hard to make the youth for this services, defense services. Thank you so much, Prasanna sir. We will do our best to make students aware to know about this platform. Thank you so much, sir. So among us are our next speaker, guest of honor. I would like to introduce Dr. Sandhya Jinturkar Madam. Her qualification is as following: MPEd, PhD, MA Psychology, Certificate Course in Yoga, retired as a Special Officer, Bal Bharati for Physical Education. She has been taking part in NCC and placed the first position Indian Paratroop in 1976. She placed first in rifle shooting in Marathwada University in 1977. She has represented Marathwada University in inter-university hockey tournament for 3 years. Madam, over to you. Madam Sandhya ma'am, please join us. Jinturkar madam, please join us. So madam, please unmute yourself. Jinturkar ma'am, unmute कीजिए आपको. Madam, there is a icon. Yes, sir. Yes, you are audible now. Yes, ma'am. Yes. Welcome. थैंक यू मैम. सबसे मैं पहले कहना चाहूंगी कि आज इस अवसर पर आपने मुझे इनवाइट किया, इसलिए मैं आप सबके लिए थैंक यू कह रही हूँ. करवंदे सर ने बताया कि इस विषय पर बोलना है, तो मैं जरा थोड़ा सा मेरे व्यूज बताने जा रही हूँ. आज का दिन 21 साल पहले हमने बहुत विजयोत्सव मनाया था. तो पराक्रम और शौर्य का यह प्रतीक यानी कारगिल का विजय है. इसके लिए भारतीय नौजवानों की उच्चतम मानसिकता मुझे लगता है बहुत अच्छी थी, इसलिए यानी मानसिकता ही उच्च थी. अभी अगर हमारे देश को सभी क्षेत्र में अगर आगे जाना है, तो पहले अपने सारे यूथ को अच्छे कामों में लगाना ये अपना प्राइम एम होना चाहिए. तो इसमें मुझे हमेशा लगता है कि जब भी सीमा सुरक्षित है तो हम सब लोग सुरक्षित रहते हैं. तो ज्यादा से ज्यादा अपने यंग बच्चों ने, क्योंकि अभी तो हमारे देश में यंग बच्चे भी बहुत है, तो इन्होंने सेना ज्वाइन करनी चाहिए. और जब भी ये कारगिल चल रहा था तो सारे लोगों का ध्यान उधर ही था और सारे स्तरों पर यही चर्चा थी और सारी यूनिटी की भावना सब लोगों में थी. तब सभी लोगों को इसकी चिंता थी. उसमें से मैं एक दो नाम बताना चाहूंगी. योगेंद्र यादव, जिसने 15 गोलियां झेली भी वो जीवित रहे, और कारगिल में ऊपर उनके सामने 5 घंटे में 6 साथी उनके मर गए, लेकिन उनका हौसला बहुत बुलंद था और वो पूरा अपना टाइगर हिल टॉप करके ही वो नीचे आ गए झंडा लगा के. तो ऐसे तो हम सब बातें बहुत सही पढ़ी हैं, सुनी है. एक मैं यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी.
मैं एक फिजिकल एजुकेशन की कॉन्फ्रेंस के लिए कन्याकुमारी जा रही थी, तो मेरे साथ एक एकदम यंग ऑफिसर मिलिट्री वाला था मेरे साथ, और वो कारगिल के बारे में वो पार्टिसिपेट कर चुका था वो इसमें, और वो बात कर रहा था कि यानी उन्होंने कैसे वहां पर कारगिल वहां पहुंचने तक कितनी कठिनाइयां झेली, कितने दिन बिना खाना खाए वगैरह वगैरह, बहुत ही एक्साइटिंग था। आज भी मेरे कानों में उसके सारे जो भी बातें की है वो सब गूंजती है। तो उसने उसके जैसा ही जोश हमारे सारे यूथ पर है। तो इनको कैसे मिलिट्री में जाने के लिए हम मोटिवेट कर सकते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हमें काम करना होगा, या फिर उनको मोटिवेट करना होगा। जैसे अभी मेरे पहले स्पीकर ने कहा कि फिजिकल एजुकेशन कॉलेज के बच्चे बहुत फिट रहते हैं, वो तो फिट रहते ही हैं, लेकिन और भी ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जो दूसरे खेल खेलते हैं, ना कि वो फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में है, फिर भी वो एक अच्छे प्लेयर हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज में या फिर और ओपन टूर्नामेंट्स में बहुत खेलते, तो वो सब फिट होते हैं। तो वो लोगों तक हम कैसा पहुंच पाएंगे ये भी देखना पड़ेगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि इसमें जो है तो हर एक यूथ जो है वो हमारा बिल्कुल देश प्रेमी तो है ही, लेकिन उनको मिलिट्री में जाने के लिए कैसे हम मोटिवेट कर सकते हैं ये पहले देखते हैं। तो मेरे व्यू में ऐसा लगता है कि स्कूल और कॉलेजेस में सभी बच्चों ने एनसीसी में पहले पार्टिसिपेट करना है। उसमें से पैट्रियोटिज्म या फिर बहुत सारी चीजें हैं जो मिलिट्री में जाने के लिए यूजफुल होती है, उससे पता चल जाता है एनसीसी में जब पार्टिसिपेट करते हैं तो। और उसके बाद अभी मैं एक एक्सपीरियंस बताऊंगी मेरे खुद का। मैं स्कूल में थी तब एनसीसी में थी, और हमें यानी तब का एनसीसी ऐसा था कि वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस था। तो 71 का जो वॉर हुआ तो वहां पर हम लोगों को बिल्कुल तैयार रहने के लिए कहा था, और हम बहुत एक्साइटेड थे, लेकिन हमने विजय प्राप्त करके वो सब हो गया 71 का, बांग्लादेश का वो सब सेटल हो गया। लेकिन तब ये हम वहां पर पार्टिसिपेट करना चाहते थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी सब बच्चों को एनसीसी में पार्टिसिपेट करने के लिए कहना है, और फिर उनको मैडम आपका टाइम हो गया है क्या? टाइम हो रहा है? हाँ, तो इनके लिए उनको मोटिवेट करना चाहिए। इससे फायदे जो होते हैं तो वो सेल्फ डिसिप्लिन आ जाती है, बच्चों में फिटनेस बढ़ता है, और देश की सेवा करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है, और एक धाड़स आ जाता है, बहुत कॉन्फिडेंट बन जाते हैं बच्चे, और पर्सनालिटी भी बहुत ही अच्छी डेवलप होती है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी क्योंकि आपका टाइम भी फिनिश हो रहा है ना अभी। सभी को फिर से नो मैडम, आपको सुनना एक्चुअली इतना अच्छा लग रहा है, जो आपका रियल एक्सपीरियंस है, कितना नेचुरल वे में आपने बताया। तो अब टाइम का ऐसे कह सकते हैं लिमिटेशन है, लेकिन आपको सुनना अच्छा लग रहा था। नहीं कोई बात नहीं ऐसे, लेकिन सर ने कहा था 8:15 बजे, तो मैंने सोचा 8:20 हो गया, अगर आपका टाइम खत्म होता फिर नहीं तो मैं क्या बोल रही थी। मैम आपने ज्वाइन किया, थैंक यू। ओके, क्या हुआ थोड़ा देर शुरू में मैं आपने बहुत अच्छे से आपकी नेचुरल वे में, हाँ, क्योंकि आपने अच्छे मुझे से हमारे स्टूडेंट को एक्सप्लेन किया। जी मैम बताइए। हाँ हाँ, तो अभी यही कि हमारी जिम्मेदारी मुझे ऐसी ही लगती है। अभी पता नहीं इनमें ये एक सोशल मूवमेंट के जैसा हम कुछ पायनियरिंग करना चाहिए लोगों ने, और जो ऐसे कॉलेज स्कूलों में जो बच्चे इधर उधर घूमते हैं उनको एनसीसी के लिए अट्रैक्ट करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो फिर नेचुरली उनमें वो पैट्रियोटिज्म आ जाता है, और उसको डेवलप करने के लिए फिर आगे वो मिलिट्री में पार्टिसिपेट कर सकते, यानी जा सकते हैं। ओके मैडम, यस, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। ओके, जैसे संध्या मैम ने यहाँ पर मैडम ने अच्छे से इस चीज को एक बहुत अपना एक रियल एक्सपीरियंस शेयर कर बताने की कोशिश की कि ऐसे प्रोग्राम टाइम टू टाइम होते रहने चाहिए, जो बच्चों को प्रेरित करें कि ऐसा भी है, इस फील्ड में जाना चाहिए। हमारे पीछे कितने लोगों का एक सपोर्ट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, सबसे ज्यादा अपनी खुद की शक्ति से ज्यादा दूसरा एक अच्छा सपोर्ट, एक किस तरीके से एक सर्कल काम करता है। हम देख सकते हैं कि डिफेंस एकेडमी फर्स्ट टाइम मैंने सुना कि इंडिया में कोई उस सर्विस के लिए फ्री ऑफ सर्विस काम कर रहा है। तो स्टूडेंट्स आपको
सीरियसली इसके बारे में सोचना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है, रियली आप सर्व करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल इस फील्ड के लिए हमारे जो मेंटर हैं, आप उनका मार्गदर्शन टाइम टू टाइम लेते रहेंगे। आप अपने कमेंट बॉक्स में आपके जो भी डाउट हैं आप लिख दीजिए, हमारे एक्सपर्ट आपको उसका रिप्लाई में यूट्यूब के थ्रू डायरेक्टली, आप अपने फोन नंबर भी ड्रॉप कर सकते हैं इंटरेस्टेड, मैं उन तक जरूर उनका जवाब, उनकी क्वेरीज को मैं सॉल्व करूंगी। लर्नर्स काइंडली डू राइट योर इफ एनी डाउट रिगार्डिंग द CDS एग्जाम, क्या रहता है, कैसा है, आप किस मेंटर से कब कैसा लेना चाहते हैं एक गाइडेंस, आप जरूर लिखें उसमें। प्रसन्ना सर का नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, आप डायरेक्टली उनसे कांटेक्ट करें, अनिल करवंदे सर तक अपनी बात पहुंचाएं, मेरे तक पहुंचाएं। ये पूरा एक टीम वर्क है जिसके लिए हम काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। Now would like to invite our mentor Dr. Anil Karvande sir. Yes. Sir, kindly come forward and conclude this entire program with your concluding speech and vote of thanks. Karvande sir, please, over to you. Sir, unmute yourself, Karvande sir. मैडम चालू है, अभी सुनाई दे रहा है आपको? Yes sir, you are audible. You are audible now. Yes sir. सर्वप्रथम तो हमारे आए हुए सभी अतिथिगण, विशेष रूप से आज हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर दिलीप दुरैया, ऑनरेबल वाइस चांसलर LNIP ग्वालियर, डॉक्टर संध्या जिंतुरकर गेस्ट ऑफ ऑनर, कैप्टन राहुल भालेकर, कैप्टन संजय जगदड़े, लेफ्टिनेंट श्वेता मेंढे और हमारे मेंटर कर्नल अविनाश मोड़े सर, इन सभी को मैं हमारे प्लेटफॉर्म की तरफ से एक बार धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन सभी ने अपना न केवल अमूल्य समय दिया, बल्कि हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो अपकमिंग जो लोग आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं या जिनको हम प्रेरित करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन किया। और यही शब्द मैं यहाँ जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर हम आपको क्यों आर्मी के लिए ज्वाइन करने को प्रेरणा देना चाहते हैं या प्रेरित करना चाहते हैं। प्रसन्ना सर ने भी यहाँ बताया कि संस्कारों की बात होना बहुत जरूरी है, हमारी भारतीय संस्कृति है उसको जिंदा रखना बहुत जरूरी है, गुरु शिष्य परंपरा या गुरुकुल परंपरा उसको जिंदा होना बहुत जरूरी है। हम केवल जैसा कहते हैं नेट सेट की क्लास में भी कहते हैं कि सिलेबस कंप्लीट करना या केवल मैथमेटिक्स पढ़ाना या केवल इंग्लिश करना पढ़ाना या रीजनिंग पढ़ाना वो तो 50% है। 50% आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट है। अगर आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है तो आधा काम तो आपका अपने आप हो जाता है। प्रसन्ना सर ने भी यहाँ बताया कि यहाँ हम आपको कोई फीस लेके कोचिंग नहीं कर रहा है, ये मेंटरिंग है, मार्गदर्शन है। हम चाहते हैं कि आप स्वयं सिद्ध बनो, अपने आप में अपनी प्रगति करें आप। हम आपको केवल मार्गदर्शन करेंगे, प्रगति आपको करना है। मैंने डॉक्टर मारवा के साथ कई साल काम किया, वो हमेशा कहते थे कि पेशेंट को बैसाखी मत दो, उसको स्वयं चलने की कोशिश करने को लगाओ। अगर आपको बहुत बैसाखियां दे देते हैं, कैलिपर लगा लेते हैं तो वो डिपेंडेंट हो जाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि आप इंडिपेंडेंट बने। जब आप इंडिपेंडेंट बनेंगे तभी आप देश की सेवा के लायक हो पाएंगे। जब स्वयं इंडिपेंडेंट रहेंगे तभी आप दूसरों की मदद कर पाएंगे या देश की मदद कर पाएंगे। तो आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका व्यक्तित्व है, इस तरीके से विकसित होना चाहिए कि आप इंडिपेंडेंट बने, आपकी सोच भी इंडिपेंडेंट बने, आप स्वयं अपने तरीके से सोच सकें और सही दिशा में सोच सकें। और ये भी ध्यान रहे कि हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उनकी आज हमको जरूरत है। आज कोरोना काल में भी, ये कोविड-19 में भी हम यही देख रहे हैं कि हमारा जो लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट जिन्होंने अच्छा रखा है वो लोग कोरोना से अपने आप को आराम से बचा के रख रहे हैं। वो सब मेंटली भी हेल्दी है और फिजिकली भी हेल्दी है। तो ये एस्पेक्ट के ऊपर हमको ध्यान देना है, हमारी संस्कृतियों के ऊपर हमको ध्यान देना है। हमें स्वयं को अपने आप को सिद्ध करना है, स्वयं अपनी जो व्यक्तित्व है उसको विकसित करना है। और इतने विषय हैं पढ़ने के लिए, लेकिन साथ में ये भी सोचें कि भारतीय सेनाओं में बहुत सारे पद, करीब करीब मेरे को लगता है 9 से 10 हजार पद कमीशन अफसर के अभी भी खाली हैं। और उसके लिए अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, आर्मी की तरफ जाते हैं, तो आपको मार्गदर्शन करने के लिए प्रसन्ना प्रयास का जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए अच्छा है। और हम लोग जो, जैसे प्रसन्ना सर ने बताया, क्लासेस भी शाम के समय लेते हैं, मतलब 8 बजे शुरू करते हैं, 10 साढ़े 10 बजे क्लास खत्म होती, कभी कभी 11 भी बज जाते हैं। तो शाम को अपना समय जो अभी खाली आपका रहता है कोरोना काल में, टीवी वगैरह में बिना काम के प्रोग्राम देखने के बजाय आप 1-2 घंटा क्लास करें, यहाँ अटेंड करें, तो आपका जो है बहुत कुछ फायदा हो सकता है। आप न केवल CDS का एग्जाम बल्कि कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लायक आपको यहाँ पर जो है तैयारी आपकी हो सकती है। तो फिर से एक बार सभी जितने भी हमारे अतिथिगण आए हैं उनको मैं प्रसन्ना प्रयास प्लेटफॉर्म की तरफ से धन्यवाद देता हूँ। और जैसा कि खरे मैडम ने बताया, अगर आपकी कोई क्वेरीज है, जो लोग भी हमको सुन रहे हैं
लाइव जो लोग सुन रहे हैं उनको भी आप अपना प्रसन्ना सर का फोन नंबर यहाँ से ले सकते हैं, आपकी क्वेरीज जो है वो आप पूछ सकते हैं, आपको जवाब अवश्य मिलेगा। वंस कमेंट अगेन बॉक्स में आप थैंक यू वेरी मच। लिखें, हम रिप्लाई करेंगे उसको। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच करवंदे सर, थैंक यू एवरीवन। बिफोर स्टैंडिंग फॉर द इंस्ट्रूमेंटल नेशनल एंथम, मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक पोएम एक डेडिकेट एक कंट्रीब्यूट करना चाहूंगी लास्ट में, कि वीर जवानों की शहादत पर गूंज रहा था सारा देश, वही भगत थे, वही राजगुरु और वही थे सुखदेव, भारत माता की आजादी की खातिर धरे ना थे जिन्होंने कितने ही भेष, लहू लुहान हुई जा रही थी भूमि अपनी और बादलों में छाई हुई थी लालिमा, आजादी आजादी के स्वरों से जब गूंज रहा था सारा जहां, इन वीर शहीदों की कुर्बानी से आंखें सबकी भर आई थी, जब देश के खातिर उन्होंने अपनी कीमती जान गंवाई थी, वो कल भी हैं, वो आज भी थे, वो कल भी रहेंगे, उनका अस्तित्व हमेशा अमर रहेगा। एक बार पूरी इस प्रसन्ना प्रयास नेट जीआरएफ गुरुकुल टीम की तरफ से हम नमन करते हैं उनको, जिनकी शहादत से आज हम इस दिन को एक विजय दिवस के रूप में हमने सेलिब्रेट किया, और सब जितने भी ऑडियंस ने, हमारे स्टूडेंट्स ने और हमारे अतिथियों ने हम सबको ज्वाइन किया, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि एक इंस्ट्रूमेंटल नेशनल एंथम के लिए सब लोग स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएं। जय हिंद, भारत माता की जय। जय हिंद। जय हिंद। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सर। Yes, thank you everyone. Thank you Sandhya ma'am, thank you Avinash sir, Dilip sir, thank you so much. Nice Rahul to meet sir, you. thank you everyone. Nice to meet you. Thank you. मैडम को थोड़ी डिफिकल्टी हुई। थैंक यू श्वेता। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, ma'am.